अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 24 मार्च 2022 रोज़ जुमेरात आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई 5 मेंबर बेंच के पास, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से जो इंतज़ामी शोशा छोड़ा गया था वो हवाओं की नज़र हो गया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, मैं तो वांगे दोल कहता हूँ, इन्होंने मिसकंडक्ट किया है और इनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। और मैंने रीज़न सारी आप लोगों के साथ तफसीलन डिस्कस कर ली हैं। आज मैं पहले आपको एक बड़ी ख़बर दे देता हूँ और ये पॉइंट बहुत अहम है। आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मैंने बोल के साथ बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, और अगर प्रोग्राम अपलोड हुआ तो आखिर में मैं बस ज़रूर चलवा दूँगा, वरना जो बाकी चैनल्स पे मेरी गुफ्तगू हुई है वो एंड में वो चीज़ आप देख लेंगे। पॉइंट जो मैं डेवलप करने लगा हूँ, जो लोग कहते हैं कि आर्टिकल 95 में तहरीक अदम एतमाद दी है, तो इसलिए दी ना तहरीक अदम एतमाद हो। आर्टिकल 95 बैकग्राउंड पे चल रहा है। आर्टिकल 17 सियासी जमात के कॉन्टेक्स्ट में, सियासी जमात के आप मेंबर हैं। आर्टिकल 55 वोट का हक देता है आपको, और आर्टिकल 63A डिफेक्शन की बात करता है। मैं आज नया आर्गूमेंट आपके सामने, मेरे पास 2-3 आर्गूमेंट और हैं, आज मैं नया आर्गूमेंट आपके सामने रखो, बड़ा अहम आर्गूमेंट है। आर्टिकल 63A की मौजूदा तरमीम से पहले जो शक्ल थी उसमें आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे। बीच में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी पॉलिसी से हटते हैं, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे। इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए मौजूदा तरमीम हुई, और मैं पॉइंट क्या दे रहा हूँ आपको, ये 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 लोगों के मुनहरफ होने से आर्टिकल 63A की अहमियत बढ़ जाती है। आर्टिकल 63A का इतलाक तब होगा जब मेजॉरिटी वोट, यानी पार्लियामेंट्री लीडर में पार्टी जो हेड है उसकी आप खिलाफ वर्जी करेंगे, और खिलाफ वर्जी करेंगे तो अदम एतमाद कैसे आ सकता है। पार्टी का अपने अंदर जब मेजॉरिटी लोग आ जाएंगे तो ये सेफ्टी वॉल्व दिया हुआ है कि जब मेजॉरिटी आ जाएगी तो मेजॉरिटी आकर वोट दे दे, और यूं डिफेक्शन या उसको वोट डालने से रोका नहीं जा सकेगा। मेरा ख्याल है समझा नहीं पाया, मैं दोबारा समझाता हूँ बात आपको। एक पार्टी है जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम शुरू कर देती है, सब वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, उस वज़ीर आज़म को हटाना है तो पार्टी की मेजॉरिटी फ़ैसला करती है। ये तो वज़ीर आज़म जो है ना, ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, वरना तो एक लाइसेंस देखा ना, मिसाल के तौर पर ये तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी ना। तहरीक अदम एतमाद आ गई, बजट आ गया और बजट में साइड पर हो जाओ, तो बजट के पास ना हो तो इस मुल्क का कितना नुकसान होगा। तो इसलिए ये 3 चीज़ें हैं, एतमाद, अदम एतमाद, आर्टिकल 63 बैकग्राउंड चल रहा हो, और बजट। इसमें आप तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं सिंगल पार्टी के हवाले से, तो मेजॉरिटी यानी 172 है, 172 में से फ़र्ज़ करें तकरीबन 90 के करीब, 90 से कम थोड़े से बनेंगे, वो ये लोग जो मेजॉरिटी में हैं ये समझते हैं पार्टी पॉलिसी ठीक नहीं है, तो फिर इनका इस्तेहकाक इस कॉन्टेक्स्ट में बन जाएगा, ये अदम एतमाद ला भी सकते हैं और इन पे डिफेक्शन भी है, शायद इतलाक ना हो सके क्योंकि पार्टी लीडर में मेजॉरिटी इनके पास होगी। ये इसलिए आर्टिकल 95 में दिया हुआ है। यहाँ दूसरा कोलिशन पार्टनर है, इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी अपना फ़ैसला बदलना चाहती हैं, वो आपकी पार्टी के तो पाबंद नहीं है ना फैसलों के। और ये मैंने मुआहिदा बताया था, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आप आर्टिकल 63 को सामने रखते एक मुआहिदा करते हैं, टिकट लिखते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और अगर पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करना है तो आप जाएं जाकर इस्तीफ़ा दें, द बेस्ट ऑप्शन। मगर आपके पार्टी के अंदर ही रहकर आप उनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे तो फिर आपको तो कानून भी रोकेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी ये रोकेगा। वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। चलें आज चलते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के। सुप्रीम कोर्ट बार के बारे में मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर 2 ट्वीट किए हैं।
और वो दोनों ट्वीट आपके साथ बैकग्राउंड पे चलने चाहिए, आप लोगों को समझ आना चाहिए कि मैं वो क्या बात कह रहा हूँ, और वो बड़ी अहम बात है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक सियासी जमात बन चुकी है। जवाब साबित करता है कि ये प्रॉक्सी पिटीशन, क्या यह दरख्वास्त दायर करने के लिए 22 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी से इजाज़त ली गई? यानी सुप्रीम कोर्ट बार का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इजाज़त दी इस तरह की पटिशन दायर करने, इस तरह सियासी पटिशन दायर करने की तरह, वो अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं आया। दूसरा है, बड़ा धड़ा है यहाँ जो अपोनेंट ग्रुप है हामिद आसमान जहांगीर के हामिद खान ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हालिया पटिशन और ताहयात नाहली के खिलाफ पटिशन की मुखालफत कर दी। वकलों को सियासी जमात का आलाकार नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तानी बार को ज़ाती फ़वाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी जमातें भी वकला को इस्तेमाल करना बंद कर दें। ये ट्विटर में ट्वीट किया था, बैकग्राउंड पे ये चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने जो सदारती रेफरेंस का जवाब जमा कराया ना, और उन्होंने कहा जी ये इनफरादी हक, उन्होंने कह दिया जी अब ये इनफरादी हक पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आए हैं, और आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं, ये इनका कहना है। किसी सियासी जमात को रुकन असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। अवाम हमारे मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत चलाते हैं। ये सारी बातें जो इन्होंने जिस तरह की नज़र आ रही है वो एक ख़ास एजेंडे के तहत है। JUI ने भी रेफरेंस उन्होंने भी जवाब दाखिल कर दिया रेफरेंस में, और सिलेक्टेड अहदेदार आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या न डालने की हदायत नहीं कर सकते। स्पीकर को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया सकता। जब ये बातें जो बात की, आर्टिकल 63 पहले भी गैर जमहूरी है। अब बंदा पूछे भी, आप सब लोगों ने बैठ के 18वीं तरमीम में ज़रा पार्लियामेंट्री डिबेट पढ़ लीजिएगा, जो वसीम सजाद ने कही है, कैंसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब ये बात कह रही है रेफरेंस से लगता है सदर वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर हमेशा सादक और अमीन है और रहेंगे। पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ वोट पर तहयात नहाली कमज़ोर जमहूरियत को मज़ीद कमज़ोर, क्या फजूल बातें की जा रही हैं। अदालत पार्लियामेंट को बालादस्ती ख़त्म करने से इज्तनाब करे, किसने कहा है? और मुस्लिम लीग नून ने जो जवाब दाखिल किया वो कह रहे हैं जी सदारती रेफरेंस को अदालत के कीमती वक्त ज़ाया करने के लिए कहा है, वह ये दायर की गई है। आर्टिकल 63A और 65 वाज़े हैं, कोई वाज़े नहीं है जी। हर हुकूम को वोट डालने का हक है। और यहाँ जो बात कह रहे हैं जी सदारती रेफरेंस प्री मैच्योर और गैर ज़रूरी एक्सरसाइज है। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं, तरमीम का नहीं। तहरीर जवाब मखतूबन लिखा ने तैयार किए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जमा करवा दी। इन सब ने अपने जो जवाब है कर दिए जी। 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। आज भी गुज़श्ता समाअत वाला ही मसला है। मुनासिब है कि वकला और दीगर अफराद बाहर चले जाएँ, जो खड़े हैं वो लाउंज में समाअत सुन लें, इससे पहले कि अदालत को सख्ती से बाहर निकालना पड़े। ये बहुत रश लेके आ जाते हैं मजहबी जमातें और दीनी जमातें, जो भी सियासी जमातें। 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर जो समाअत अदालत ने शुरू की, और उसमें अब जो बातें लेके गए हैं सियासी जमातों को नोटिस किए थे वो आज मौजूद है। क्या सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी करें? इस पर अदालत ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट की बार की दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली भी फरीक है। अदालत चाहे तो सूबों को नोटिस जारी कर सकती है। सूबे में मौजूद सियासी जमातें पहले ही केस का हिस्सा है और इनको नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि हम पहले आपको सुनेंगे, हमने सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर रखे हैं। क्या आप समझते हैं कि हम सूबों को भी नोटिस जारी करें? उनका कहना था मेरा नहीं ख्याल है कि ये ज़रूरी है, यह अदालत की स्वाबदीद है। वज़ीर आला के खिलाफत में एतमाद की तहरीक जमा नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए तमाम सूबों को नोटिस जारी कर दिया। रज़ा रबानी साहब आपको भी सुनेंगे। मेरी दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया गया। हम देखते हैं, पहले जलसे के ख़िलाफ़ केस सुन लेते हैं और मैंने मुतल्लिका अहकाम को जलसे से मुतल्लिक अदालती अहकामात से आगाह है। JUI फे और तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दी हैं और JUI ने जलसे में धरने का कहा है। JUI ने कश्मीर हाईवे पर धरना देंगे। कानून के मुताबिक वोटिंग के दौरान धरना नहीं दिया जा सकता, ये अटॉर्नी जनरल साहब बताते हैं। कानून कहता है कि 48 घंटे पहले जगह खाली करनी है। और हाँ, चीफ जस्टिस ने फिर रोका उन्होंने कहा जी हमने कानून देखना है। चीफ जस्टिस साहब ने हम आइन को देखना है। सुप्रीम कोर्ट हदायत दे पुरअमन माहौल रहे। दरख्वास्त में हमने कहा कि हम पुरअमन रहेंगे। ये JUI के वकील हैं, उन्होंने कहा है। और ये आपसे डरते हैं चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कमरा अदालत में मुस्कुराहटें शुरू हो गई। JUI PTE ने ज़िला इंतज़ामिया से मुलाकात की। कश्मीर हाईवे
जो रास्ता एयरपोर्ट को जाता है, कश्मीर हाईवे से गुजर कर तमाम सियासी कारकुनान इस्लामाबाद इकट्ठे हों। कानून के मुताबिक वोटिंग से 48 घंटे पहले मुहिम ख़त्म करने का पाबंद है। अदालत चाहे कि सियासी जमातों आइन के दिफा में खड़ी हों। मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। जमहूरी अमल का मकसद रोज़मर्रा अमूर को मुतासर करना नहीं। जैसे जाजुल हसन साहब के रिमार्क्स है, दरख्वास्त में वाज़ेह कहा गया कि कानून पर अमल करेंगे। ये उनका कहना, ये हमारा जलसा पुरअमन होगा, ये JUI के वकील बताते हैं। ये उनका ये कहना जो उन्होंने बातें की है। आपसे हुकूमत वाले डरते हैं। JUI पुरअमन है तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा, हम मुतमईन। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया और अदालत ने DC इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को कमरा अदालत से जाने की इजाज़त दे दी। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि सूबाई हुकूमत सिंध हाउस वाक़े पर पुलिस ने बयान रिकॉर्ड कर दिया है। IG इस्लाम सिंध के मौके पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दरख्वास्त जो है JUI ने दी। ये जो बुनियादी तौर पर बात सारी है ना, ये सारा कुछ चल रहा है इजाज़त के कॉन्टेक्स्ट में। और अटॉर्नी जनरल के 1992 के अदालती फ़ैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज़मीर तंग कर रहा है तो इस्तीफ़ा दे दे। और 1992 से आगे बहुत चीज़ें जा चुकी हैं। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा बहुत कुछ को इस अंदाज में वफादारियाँ तब्दील नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को टाइगर फोर्स, डंडा बरदर फोर्स पर तशवीश का इजहार। हम सिंध हाउस वाक़े पर सिंध हुकूमत को सुनेंगे। रेफरेंस पर दी गई राय पर सख्ती से अमल दरामद की पाबंदी पर दलाइल दूंगा। मुरफ़र अरकान के इंटरव्यू चले। ये मैं जो सवाल बड़े अरसे से कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पार्टी मंशूर पर इलेक्शन जीतने वाला पार्टी वफादारी तब्दील करे तो उसे इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये फ़ैसला 1999 का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ख्वाजा अहमद तारक रहीम और मोहतरमा बेनज़ीर वाला फ़ैसले का मैं जिक्र कर चुका हूँ। और जी बिल्कुल। और अब 2022 है, मैं आइनी ढांचे पर दलाइल दूंगा। आर्टिकल 63 में नाहली का जिक्र है, जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा था। रिमार्क्स तो दिए थे। डेक्लरेशन पार्टी सरबराह जारी नहीं कर सकता, इसके लिए फॉर्म मौजूद है। 63 के तहत अरकान पार्टी के पाबंद हैं, हदायत के पाबंद हैं। और 63 में वो बता रहे हैं कि नाहली का जिक्र है। 63 की अपने ना जी नाहली के लिए आइन में तरीक़ाकार वज़ा है। 63, 62, 63 इन सब को अलहदा नहीं पढ़ा जा सकता, ये दूसरे के साथ है। अदालत पार्लियामानी निज़ाम में आइन का बुनियादी ढांचा करार दे चुकी है। सियासी जमात पार्टी निज़ाम की बुनियाद है। अदालत ने माजी में पार्टी पॉलिसी से इन्हाव रोकने की ऑब्जर्वेशन दी। बिल्कुल सही है, मैं बार बार ये बात करता हूँ आप लोगों के साथ। अदालत ने कहा मुस्लिम लीग बतौर जमात काम ना कर सकी तो पाकिस्तान ना बनता। अदालत ने मुस्लिम लीग के अरकान को आज़ादाना इलेक्शन लड़ने तो पाकिस्तान ना बन पाता। आइन 62 और 63 भी आइन में एक ख़ानदानी हैसियत हासिल की है। अटॉर्नी जनरल ने कहा आइन 62 और 63 एक साथ हैं। आपकी हर दलील है। आइन जो है ना 19 हर शख्स को ज़ाहिर राय की इजाज़त देता है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आप दरअसल कौमी असम्बली और आम शायरी के हक़ के वोट की बात करते हैं। ये जो बताया गया आर्टिकल 17(2) इनफरादी बोर्ड की बजाय सियासी जमात की हौसला अफजाई करता है, जो मैं पॉइंट बड़े अरसे से आपको कह रहा हूँ। पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत इनफरादी हैसियत की कोई कानून साजी अहमियत नहीं है। पार्टी रजिस्ट्रेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने असूल तय किया कि इनफरादी वोट की कोई हैसियत नहीं। वोट का हक़ रुकन असम्बली को मिलता है, ना कि सियासी जमात को। जस्टिस जमाल मंदोखाल जो है ना कोयटा से ताल्लुक़ है, उन्होंने रिमार्क किया सियासी जमात को पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दर हकीकत सियासी जमात को कमज़ोर करती है। चीफ जस्टिस मुनीर अख्तर ने अदालती फ़ैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन बहुत अहमियत की हामिल है। अवाम का मैंडेट अवाम में इज्तिमाई हैसियत में सामने आता है। ये सारी वो चीज़ें हैं, पार्टी डिसिप्लिन और ये सारी अगर चीज़ों को उठा कर देखें तो केस बहुत आगे चला गया है और लग यही रहा है। और 3 मेंबर जो हैं उनके पॉइंट बड़ा कानून के मुताबिक वो बता रहे हैं। सोसाइटल वैल्यू की बात हो रही है, जो वादा किया उसके हवाले से बात हो रही है। तो अगर देखा जाए तो आइन की मंशा यही है कि डिफेक्शन से रोका जाए, फ्लोर क्रॉसिंग से रोका जाए। अगर फिर भी वो करता है तो आर्टिकल 63 के तहत सज़ा सुना दी जाए। अब ये वो सारी चीज़ें जो अदालत ने मुख्तलिफ़ बातों के अंदर सामने रखी गई। इनफरादी शख्सियात को ताकतवर बनाने से इदारे तबाह हो जाते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सवाल पर नहीं जाऊँगा।
ये मामला पार्लियामेंट पर भी छोड़ना चाहिए। क्या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त तरक्की याफ्ता ममालिक में है? क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनना चाहिए। ये अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स हैं और अच्छी बात की है। क्या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देकर तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है? जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनाना चाहते। मौजूदा हुकूमत की बहुत कम अक्सरियत है। जैसे जावेद हसन के रिमार्क्स हैं, एक जहाज़ को डबोकर दूसरे में बैठेंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की। मान ले है भी तो, लेकिन ये वाज़े मामला बड़े वाज़े तौर पर हैं। अरकान के इधर जाने से तब्दीली तबाही फैलेगी, इधर उधर जाने से, एक पार्टी छोड़कर दूसरी। और 62 को पढ़ा जाए, 63 और 62 को मिलाकर पढ़ा जाए। क्या आपकी दिल्ली भी फ्लोर क्रॉसिंग है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा क्या कोई रुकन ये कह सकता है कि मेरा वोट पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन इससे कोई अपना मुतासर ना हो? क्या आप पार्टी सरबराह को बादशाह बनाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स थे, हम पार्टी सरबराह को बादशाह नहीं बनाना चाहते, पार्टी सरबराह को लोटा भी नहीं बनाना चाहते। हाल ही में बलोचिस्तान असम्बली की मिसाल है, वहाँ पार्टी में तकसीम हुई, अगर कोई रुकन समेत शुक्रिया के साथ वापस कर दो फिर क्या होगा? एक रुकन के पार्टी के अलावा और भी वोट हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल, रुकन के डाले गए वोट पर क्या कहना के शुमार नहीं होगा, ये वोट की ताहीन है। मुनर्रफ अरकान की नाअहली कितनी होती है? नाअहली का इतलाक़ कब से शुरू हुआ? हर मामला पार्लियामेंट खुद न तय कर इस पर दलाइल दूंगा। ये ज़मीर की आवाज़ है कि अपोजिशन के साथ मिल हैं। अटॉर्नी जनरल साहब के रिमार्क्स हैं। बलोचिस्तान में अपने ही लोगों ने अदम एतमाद और हुकूमत बदली। बलोचिस्तान में दोनों ग्रुप बा पार्टी के दावेदार थे। सबसे ज़्यादा बाज़मीर तो मुस्तफ़ी होने वाला होता है और वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज़ है। ये बुनियादी तौर पर कई चीज़ें हैं जो अदालत ने रख दी। और जो बड़ा अहम इशू आया वो आर्टिकल 63(4) के तहत मेंबरशिप ख़त्म होना नाअहली है। आर्टिकल 63(4) बहुत वाज़े है। असल सवाल ही आर्टिकल 63(4) वाज़े ना होने का है। 63(4) जो आइन में नहीं लिखा उसे ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 62 कहता है कि रुकन असम्बली को ईमानदार और अमीन होना चाहिए, ध्यानदार और अमीन होना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं कि क्या पार्टी से इनाफ करने पर इनाम मिलता है? अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या ख़यानत करने वाले अमीन हो सकते हैं? आर्टिकल 95 के तहत हर रुकन असम्बली को वोट डालने का हक़ हासिल है। वोट अगर डाल सकता है तो शुमार भी होता है। अगर हुकूमत के पास जवाब है तो अदालत से क्यों पूछ रही है? ये जो मामला है, बड़ी तफसीली हियरिंग हुई है, मैंने शॉर्ट बताई हैं, जिस तरह भी हियरिंग हुई है बड़े सख्त ज़बान में इस्तेमाल की है। यानी हमने तो ऑफ एंड सारी चीज़ों को ऐसे ले लिया कि जैसे आर्टिकल 63 पहले या बाद में हमें देखना पड़ेगा कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन उस वक्त क्या थी। तो मैं आपको ले जाता हूँ उस वक्त की पार्लियामानी डिबेट पे, जब वसीम सज्जाद साहब ने एक सवाल कहा और मैं पढ़ने लगा हूं आपके लिए। Such the horse trading or political immorality is a cancer in our political system, and this cancer has been sapping the base of politics in Pakistan for the last 60 years. We have made efforts to various times to control the horse trading, the political immorality through legislation, and the first time effective legislation was passed when Mr. Nawaz Sharif was the Prime Minister. ये पुरानी बातें जारी हो रही हैं। Then some changes were made, and yet today, in my humble opinion, the law is ineffective and horse trading continues, and we give it fancy names. जरा समझना है कि यहाँ बैठ के हमें जरा थोड़ा सा समझने के लिए आर्टिकल 17 में जाना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल का इशू नहीं है, इट इज बेसिकली अ कलेक्टिव वोट। वो क्यों कि आर्टिकल 17(2) में कहता है मेंबर ऑफ द, आप जो आर्टिकल 17 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो है वो हर कोई बन सकता है। अब ये जितने भी लोग हैं इन सब ने पार्टी का टिकट लिया। अब ये पार्टी का जब टिकट लिया एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या एस्टैब्लिश हुआ कि ये पार्टी के लॉयल रहेंगे और आर्टिकल 63 ये उनके सामने मौजूद था, यानी ये डिफेक्शन नहीं करेंगे। मैं जो बात वो कह रहे थे पोस्ट में बाद में आऊंगा, मैं प्री और पोस्ट को जरा क्लियर करना चाहता हूं पहले। इसको फिर मिलाकर पढ़ लें आप। ओथ ऑफ द मेंबर नेशनल असेंबली, वो फेथफुल रहेगा। ये लफ्ज जरा समझिएगा कुछ चीजों को। यहाँ
कि हुआ क्या जब आर्टिकल 63 के अंदर ये चीजें डाली गई। अजहर साहब मुझे सिर्फ ये बता दें काइंडली कि क्या जो है वो ईसीपी को भेज देंगे कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दें? हमें मालूम है, पता चला है कि ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है। देखिए, शोकास जारी हो चुका है ऑलरेडी, उनको इन सब लोगों को शोकास जारी कर दिया हुआ है। पार्लियामेंट लीडर ने कर दिया, उन्होंने उनकी एविडेंस आ चुकी है। अब एविडेंस वीडियो की शक्ल में है, ऑडियो की शक्ल में, जिस शक्ल में है। मोहतरमा बेनजीर और इफ्तिखार चौधरी का केस बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इनके अगेंस्ट पार्टी की डायरेक्शंस के हवाले से वायलेशन चल रही है और उन्हें शोकास कर दी है और वो उन्हें रोक सकता है, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर सकता है। और जब वो मेंबरशिप कैंसिल कर सकता है तो वो स्पीकर को लिख सकता है कि मैंने अपनी पार्टी के इस बंदे की मेंबरशिप मैंने कैंसिल कर दी है या मैंने सस्पेंड कर दी है। उसके पास स्पीकर के पास इख्तियार है, वो रूलिंग दे दे उसको कि जनाब इसकी मेंबरशिप उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर, इस एविडेंस के ऊपर मुअत्तल कर दिया, वो आगे वोट डालने दे या ना दे। मैं डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं कि स्पीकर के पास रूलिंग का इख्तियार है। स्पीकर कैन पास एनी ऑर्डर अब अंडर द रूल्स ऑफ नेशनल असेंबली। या हुआ क्या कि आर्टिकल 63A जब आया उसके बाद रूल्स ऑफ इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स होनी थी, वो नहीं की गई। वो अगर नहीं की गई, इसीलिए यानी मिसाल के तौर पर वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आर्टिकल 95 में है। अब 95 के आगे कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोविजंस हैं, जो रूल्स है, वो 36, 37, 13 और शेड्यूल 2 है रूल्स ऑफ नेशनल असेंबली, उसमें पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ ये समझना है अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सामने यही तो लेके गए हैं मामला। एक मामला तो ये लेके हैं कि ऐसे हालात हो और वहां डेफिनेटली आएगा आर्टिकल 17 की इंटरप्रिटेशन भी होगी, आर्टिकल 63 ये साथ मिलाकर डेफिनेटली ओथ की बात भी होगी। और ये अगर पार्टी जो कंपोजिट वोट है ना, यानी अकेला वोट नहीं है, पार्टी का वोट है। पार्टी की अगर किसी को शौक है, यानी एक बंदा चाहता है ये अब इसको मैं जोड़ूंगा, ये अमानत है पार्टी की, और अमानत में जब आप बददियानती करेंगे तो आप फिर सादों को अमीर नहीं कहलाएंगे। 62(1)F इस कॉन्टेक्स्ट में आना है, 63A को 62(1)F के साथ मिलाकर पढ़ना है। इसलिए कहा है कि अगर ये दूसरा स्टेप है उसका, फिर वो वोट डाल देता है, फ्लोर क्रॉस कर जाता है, अगर ये सारों के बावजूद, तो फिर आएगी डिफेक्शन इस कॉन्टेक्स्ट में कि उसने फ्लोर क्रॉस कर लिया है और वो डिस्क्वालीफाई होगा, यानी डी सीट नहीं होगा, वो डिस्क्वाल। और उसकी लैंग्वेज पढ़ लें 63A की जो कंट्रोलिंग लैंग्वेज है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एटसेट्रा, लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन है। अब क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब जो डिस्क्वालीफाई करेंगे ना, फिर उसको लाइफ लॉन्ग जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। आप ये समीउल्लाह बलोच केस पढ़ लें आप। यानी मैं क्या, अमानत कॉन्ट्रैक्ट, अमानत आपकी अमानत है, पार्टी की अमानत है ना वो। भाई एक बंदा बहुत जमीर जाकर इस्तीफा दे, इस्तीफा जाके नया मैंडेट लेके आके लड़ ले। लेकिन आप, और ये दूसरी बात देखिएगा, अगर ये एविडेंस ना इतनी आई होती ना तो इतनी कंट्रोवर्सीज जनरेट नहीं होनी थी। ये चौके एविडेंस आ गई, सिंध हाउस में जाकर रखना आ गया, फिर तमाम दीगर सियासी जुमा, और यही तो कैंसर रोकने के लिए उस वक्त 63 आया था, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एडवाइजरी। अब चूंकि वजह क्या, इबहाम है, अब इबहाम है, इबहाम के हवाले से मैं एक और बात बता दूं कि ये ऐसे नहीं मामला गया। मैंने इंफॉर्मेशन सारी ली है, स्पीकर ने 3 क्वेश्चन पोज किए इसके ऊपर। उसने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भेजा ओपिनियन के लिए, उसने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजा, वहां से ओपिनियन आया कि यस देयर आर, कि यहाँ पर देयर आर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। वहीं पर तजवीज किया गया आर्टिकल 86A के तहत सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर साहब जी कर देगी और वो ओपिनियन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर साहब को भी मालूम है कि स्पीकर साहब भी किसी हद तक ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। खत लिखना जरूरी होता है। जी अजहर साहब। अच्छा, मैं तीनों बातों से, बल्कि चारों बातों से शदीद इख्तलाफ करता हूँ जी। सुन लीजिएगा। पहली तो बात है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जब से आए हैं ना, अब तक तकरीबन ऑलमोस्ट सारे रजिस्ट्रार जो है ना, ऑलमोस्ट फकीर मोहम्मद से ले लें, ताहिर शहबाज से ले लें, वो सारे एग्जेक्टिव साइड से, क्यों नई चीज नहीं आई है। और कहाँ लिखा है कि आपने एग्जेक्टिव साइड से नहीं लेना है, यानी बात वो करें जो कानूनी हो। ये इधर उधर की हवाई बातें वो जनरेट करना अच्छा नहीं। अच्छा, उसकी एक रीजन है। जस्टिस काजी फायज ईसा के अगर आप उठाकर देख लें, पिछले 3 सालों में तकरीबन काफी जजेस के साथ, जस्टिस आसिफ सईद खोसा था इख्तलाफ रहे, जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ इख्तलाफ रहे, जस्टिस गुलजार साहब के साथ इख्तलाफात रहे, फिर बेंच की कंपोजिशन पे और जिस तरह की तकारीर वो करते रहे। आपको मैं 427 रेफरेंस में लेके जाऊं, जब रेफरेंस लिखा गया ना इनके बारे में,
तो जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने बुला के जब रेफरेंस दिखाया, नोट लिखे, खत लिख दिए। खत लिखने की इनकी पुरानी आदत है, इनकी भी और इनकी मिसेज की भी, सरीना ही सही है। ये एक अजीब सी जूरिस्प्रूडेंस इन्होंने डेवलप की है वहां पर। वो खत लिखे गए, वो खत लीक हुए। ये भी जो आज खत लिए, जो खत लिखा है ना, ये रात को कैसे लीक हो गया? अब हमारे पास तो दिन में आया ये अच्छा सवाल की चलें, जो बेंच की जो जी मैं उस तरफ लेके आने लगा हूं। रात को बकायदा पहले भिजवाया गया, मीडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट की, फिर इस खत किया। अब आते हैं आगे, हमें पढ़ना पड़ेगा रूल। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, रूल 11 है सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, वो बड़ा क्लियर है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ये रूल 11 है सुप्रीम कोर्ट रूल्स पे कि जज बेंच बनाने का इख्तियार किसके पास है? वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। और वो क्यों है? एक और मैं जजमेंट बता देता हूं आपको। PLT 2021 सुप्रीम कोर्ट 639, ये कौन सी जजमेंट है भला? जस्टिस काली फायदी साहब वर्सेस द प्रेसिडेंट रिव्यू का मैटर आया। उन्होंने कहा जो उन जजों के पास लगाया है जिन्होंने सुन चुका ये सारा मामला, ये चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने, लार्जर बेंच ने हेल क्या किया, एज ए मैटर ऑफ लॉ एंड सेटल प्रैक्टिस फॉर द हाई कोर्ट जज, Honorable Chief Justice, as the master of the roster to determine the composition of a bench and he may for like reason constitution larger bench। भाई सारा जो इख्तियार है ना वो चीफ जस्टिस के पास है। यानी इसमें कंट्रोवर्सी क्या, यानी सीनियर से मुराद है वो खुद बैठना चाहते हैं। अब उनके बारे में क्या है, उनकी एक लड़ाई चल रही है मौजूदा हुकूमत के साथ, मुख्तलिफ सुओ मोटो लेना, मुख्तलिफ बातें करना, और जिस तरह के जो कि उनके अगेंस्ट रेफरेंस फाइल हुआ था, इनकी तो जाती लड़ाई चल रही है। और इस तरह का खत लिख के मैं समझता हूँ इन्होंने खुद कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है। इस तरह की चीजों से, कंट्रोवर्सी से छोट बात। और दूसरी चौथी बात बता दूं आपको, ये बाकायदा हमारे यहाँ कहीं ऐसा होता है ना कि हम दरखास्त कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट में नंबर लगता है और हियरिंग हो जाती है, या इसको कोई डिनाई कर जाए इस बात को। दूसरी बात है उसको बकायदा रेफरेंस को नंबर लगाए। ये बात भी कहना ये भी गलत है, ये भी इखलाकन भी गलत है और मोरालिटी के भी खिलाफ है। अगली आ जाए 184 3 और दोनों की क्यों हियरिंग नहीं हो सकती? फैसले अलहदा आ जाएंगे। लेकिन आप ये कहें कि दोनों केसेस के अंदर 184(3) के अंदर और 186 के सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाए गए हैं, वो सारों को बैठ के सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग हेयरिंग करेगी, दोनों की हेयरिंग दोनों की से कर लेगी और उसके बाद फैसला कर लेगी कि 186 का अलहदा ठीक हो गया, पास करना है। ठीक हो गया। शाखावर साहब जी, शाखावर साहब आप क्या कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच के ऊपर? जो एक मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम जज साहब ने खुद उसके ऊपर क्वेश्चन जो उठा लिए हैं, do you think this can create a kind of a judicial problem? देखिए बात यह है कि अभी आप फरमा रहे थे ना कि एक ही छत के नीचे हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो आपस में मिल के भी डिस्कस हो सकती हैं, और ये खत लिखना क्या जरूरी था। तो उस पर मुझे एक मिसरा याद आ गया कि इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। बात बिल्कुल ठीक है कि आप 17 जो ऑनरेबल जजेस हैं जो कि एक ही छत के नीचे हैं और आपके चैम्बर्स भी करीब करीब हैं, कम से कम इतना तो आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि इस तरह की बातें खतों की सूरत में सामने ना आए। मैं उसूली तौर के ऊपर जस्टिस का उसके पीछे भी एक विस्टम है। जी अजहर साहब देखें, 95 की इंटरप्रिटेशन आप यूं क्यों नहीं करते कि ये पार्टी लीडर्स को या एक पार्टी को छोड़ के कोलिशन होंगे, साथ आपके बॉस और लोग साथ शामिल आए होंगे। ये बुनियादी तौर पर उसके कॉन्टेक्स्ट में या पार्टी में आपकी अपनी मेजॉरिटी आपके खिलाफ चली जाती है, वो समझती है कि आप नहीं काम कर रहे, तो फिर आर्टिकल 95 की इंटरप्रिटेशन को आप इस तरह करें। और दूसरा, डेमोक्रेसी का इशू नहीं है यहाँ पर, वो सारे काम कर सकते हैं। सिर्फ 3 कामों की कदगन आपके आईने लगाई है। आप इसको नेगेटिव सब टर्म में ये क्यों नहीं समझते कि ये 3 काम करने नहीं है उसने। 3 काम कौन से नहीं करने उसने? नहीं तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की है, फिर जमहूरियत किस बात की है? फिर तो डिक्टेटोरियल रूल हुआ ना। पार्टी के लीडर को आपने एक डिक्टेटर बना दिया है कि आपने मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करना। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं और जिस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर काम करती रही हैं और जिस तरह से उनका रवैया रहा है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, वो भी पाकिस्तान की अवाम और तारीख उसको जानती है। तो फिर ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? अच्छा, मैं फिर आपको जरा सादा मैं कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से इस बात को नरेट कर दूं। वो सारे काम कर सकते हैं, किसने का सारे नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, फंडामेंटल राइट है लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे, मोरालिटी, डिसेंसी, अपना कंटेम्प्ट, तो इसमें बात नहीं कर सकते। तो इस तरह इसी डेमोक्रेसी के अंदर ये कहा कि जब आपने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, यानी इसका मतलब पैसे ले दे के जब मर्जी पार्टी लीडर को खरा, यानी यहाँ तो यहाँ के असूलों में बात हो रही होती है ना, फिर तो समझ आती थी बात
यहाँ किस बात पे नो कॉन्फिडेंस लाया जा रहा है, वो अपोजिशन जमातें लेकर आ रही हैं, किस बुनियाद पे लेके आ रही हैं, बुनियाद खुद उनको पता नहीं है। तो ये 3 कदगन जो है आईने पाकिस्तान ने लगाई है, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस और मनी बिल। इन 3 चीजों के ऊपर आप पर डिफेक्शन लगेगी, आपने ये काम नहीं कर रहे हैं। इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इसी अमानत के तहत आपको टिकट दी गई, आप असेंबली के अंदर आए। और हमें देखें, इसकी एक हिस्ट्री है। अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, आपको ख्वाजा अहमद तारक रहीम की जजमेंट में ले जाऊं, आपको मोहतरमा बेनजीर साहबा के जजमेंट में ले जाऊं, जब उस वक्त जब गवर्नमेंट डिसॉल्व की गई तो उस वक्त इसी अमल को नापसंदीदा करार दिया गया, इसको ब्राइबरी का लफ्ज तक ले जाया गया और कहा कि इसको रोकना है और तरमीम की जाए। उसी के बाद वो आर्टिकल 63A आया है। 63A आज अब निकाल दे, फिर जो मर्जी करे। जब आईन ने एक चीज की कदगन लगा दी है, उस कदगन को अब ये क्यों कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? उसका मतलब ये क्यों नहीं लेते कि उन्होंने एक बैरियर डाला है, एक हडल क्रिएट की है कि ये आपने नहीं करना, वो फिर भी करे तो फिर उसके बाद उसकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि वो ताहयात याद रखे इस बात को। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।